हेलो एजुकेटर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है और उसकी तैयारी आपने बहुत अच्छी तरीके से कर ली होगी। अब मात्र कुछ दिन ही बचे हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में, तो इसको आज हम आपको एमसीक्यू लेके आ रही हूँ मैं। दूसरी सीरीज पहले भी आपके पास आ चुकी है एमसीक्यू क्वेश्चंस की, डिस्क्रिप्टिव भी करवा दिए गए हैं और उसके एमसीक्यू भी करवा दिए गए हैं। अभी फिर से मैं एक और मैराथन लेके आ रही हूँ जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। ये बहुत ही आराम से और बहुत तरीके से पढ़िएगा इनको। एक व्याख्या भी इनके साथ मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्याख्या से कंफर्म हो जाए कि क्वेश्चन का आंसर ये क्यों बन रहा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है बाह्य कर्ण। बाह्य कर्ण मतलब बाहरी कर्ण, आउटर ईयर। बाह्य कर्ण का मुख्य कार्य ध्वनि तरंगों को एकत्र करना है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसमें से ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसमें से देखना है। तो बाह्य कर्ण कह रहा है कि मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य क्या है, ध्वनि तरंगों को एकत्र करना है। ठीक है, अब दूसरा बोल रहा है माइक्रोटिया में पिन्ना का विकास सामान्य होता है। माइक्रोटिया में पिन्ना का विकास सामान्य होता है, क्या ये सही है। तो इसमें हमारा इसमें जो विकास है, पिन्ना विकसित ठीक से नहीं हो पाता, अपूर्ण अवस्था में होता है या फिर होता ही नहीं। तो इसका एक सही है, तो इसका केवल एक सही होगा। ठीक है, केवल एक सही, दूसरा हमारा गलत है। इसकी व्याख्या देखेंगे। आउटर ईयर ध्वनि को एकत्र करता है, करेक्ट, क्योंकि आउटर ईयर क्या है, ध्वनि को कलेक्ट कर रहा है। माइक्रोटिया में पिन्ना का विकास अधूरा होता है, अपूर्ण होता है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कान की नली का जन्मजात बंद होना। कान की नली क्या होती है, तो ये होती है ना EAC जिसको बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। उसके लिए बोल रहा है कि जन्मजात बंद होना किस प्रकार की समस्या उत्पन्न करता है। ठीक है, देखते हैं इसका। संतुलन विकार, ऐसा तो बैलेंस डिसऑर्डर है क्या, देखते हैं। संवेदन तंत्रिका दोष, ऐसा है, यानी कि सेंसरी न्यूरल। पहली कौन सी थी, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, दूसरी कौन सी है, सेंसरी, और थर्ड मिक्स्ड, और फोर्थ क्या है, सेंट्रल। ध्वनि संचरण में बाधा, हाँ, क्योंकि अगर ये संकुचित है, आपकी जो ये कैनाल अगर पिचकी हुई है या संकुचित है, उसके लिए बोल रहा है, तो क्या होगा, इसमें जो ध्वनि संचरण है उसका बाधा हो जाएगी उसमें। ठीक है, तो इसका सी होगा। आगे बढ़ते हैं। कान की नली का संकीर्ण होना, कैनाल स्टेनोसिस, मुख्यतः किस समस्या को बढ़ाता है। ठीक है, भाषा विकास में कमी, पता नहीं। मैल का जमाव, देखते हैं। संतुलन की समस्या, बैलेंस, या तंत्रिका क्षति, इनमें से क्या है। भाषा विकास का ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कान की नली है, सुनने की बात नहीं हो रही। भाषा का विकास तब इफेक्ट होता जब सुनने में, श्रवण में कोई समस्या होती है, लेकिन ये भी कान की नली के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैल का जमाव, हाँ, कान में मैल का जमाव, क्योंकि ये जो नली है उसका संकीर्ण होना है, तो इसमें आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कर्णपटल यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कार्य नहीं है, कार्य नहीं है किसका, ईयर ड्रम। इसको क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम, कान का पर्दा। ठीक, कार्य नहीं है, कान के पर्दे का कार्य नहीं है। ध्वनि तरंगों का कंपन में बदलना, ठीक है। अस्थियों तक कंपन पहुंचाना, ये भी है, क्योंकि अस्थियों तक कौन, ये नहीं पूछ रहा है, नहीं है, ये काम करता है। ध्वनि तरंगों को कंपन में बदलना, ये भी इसका कार्य है। ध्वनि तरंगों को एकत्र करना, ये नहीं है इसका। ये कान का जो ध्वनि तरंग कौन एकत्र करता है, आउटर ईयर करता है।
ध्वनि का संग्रहण आउटर ईयर करता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का क्या कार्य है? कंपन करना। बार बार संक्रमण इन्फेक्शन के कारण कर्णपटह में कौन सा परिवर्तन होता है? कर्णपटह क्या होता है बता दिया है। बार बार संक्रमण, इन्फेक्शन, पतला होना, मोटा होना, पूरी तरह समाप्त होना या रंग बदलना। ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ मोटा होना है। जल्दी से करते हैं, रैपिड फायर क्वेश्चन है ये। मध्य कर्ण, मिडल ईयर की अस्थियां कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी अस्थियां बोन होती हैं? 3 होती है, जिसको ऑसिकल चेन बोलते हैं, जिसमें 3 आती है MIS। सबसे छोटी ये है, ठीक है, और इसी चेन में रहती है। मध्य कर्ण की अस्थियां कौन सी हैं? पिन्ना नली, ये तो नहीं है, ये तो आउटर ईयर का हिसाब है। मेलियस, इसको यहां पढ़ना, ये हिंदी नहीं। मेलियस, इनकस, स्टेपिस, हाँ ये ठीक है। कॉक्लियर नहीं है और ओवल विंडो ये सब नहीं है, ये मिडल में आता है, मिडल ईयर में आता है, ये इनर ईयर में आता है। आगे पढ़ते हैं। ओटोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? ओटोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? कॉक्लिया नष्ट हो जाता है, पता नहीं। स्टेपिस अस्थि स्थिर हो जाती है। ओटोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? ये बोल रहा है कि स्टेपिस अस्थि जो है स्थिर हो जाती है। कर्णपटह फट जाता है, यानी कि ईयर ड्रम की बात कह रहे हैं, ये ईयर ड्रम फट जाता है, ठीक है। फट जाता है क्या? कान की नली बंद हो जाती है, नहीं, इसमें होता है स्टेपिस हड्डी जो होती है वो क्या करती है? स्थिर हो जाती है, मूवमेंट नहीं कर पाती है। जो है ना, जब कंपन आता है, ध्वनि का कंपन आता है तो तीनों हड्डियां हिलेंगी। ये हड्डी है, ठीक है, ये आपका कॉक्लिया है। तो यहाँ से अगर हवा आ रही है, मतलब आवाज आ रही है, तो ये यहाँ पर कान के पर्दे पे आई और यहाँ ये क्या कर रही है? मूवमेंट। अगर ये मूवमेंट करेगी, ये तीनों हड्डियां है, बोन है, 3 हड्डियां बोन है, तो यही तभी ये हड्डी मूवमेंट करेगी तभी आगे जाके आपका ध्वनि आगे पहुंचेगा और आपकी साउंड एनर्जी में तब्दील हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। किंतु यही अगर स्थिर हो गई है, इसको बोलते हैं ओटोस्क्लेरोसिस। स्टेपिस बोन ओवल विंडो में फिक्स हो जाती है। यहाँ ये जो लास्ट वाली जो हड्डी होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है? ओवल विंडो में। वो उसमें स्टक हो जाती है, वो मूवमेंट नहीं कर पाती है, जिससे कंपन आगे नहीं बढ़ता, जो वाइब्रेशन है वो आगे नहीं बढ़ता। एक बच्चा आवाज सुनता है, ठीक है, लेकिन शब्दों में अंतर नहीं कर पाता। साउंड सुन रहा है बट अर्थ नहीं पता कि क्या है, कौन सा अंतर समझ नहीं पाता, शब्दों में अंतर नहीं कर पाता। यह किस समस्या का संकेत है? ठीक है, श्रवण संवेदनशीलता में कमी। एक बच्चा आवाज सुनता है लेकिन शब्दों में अंतर नहीं कर पाता, यह किस समस्या का संकेत है? कौन सी समस्या? अगर वो आवाज तो सुन रहा है लेकिन शब्दों का और जो है वो अर्थ नहीं समझ पा रहा है, अंतर नहीं समझ पा रहा है, तो श्रवण संवेदनशीलता में कमी। देखते हैं आगे क्या है। वाक भेद क्षमता की कमी, क्योंकि वो अंतर नहीं कर पा रहा, ठीक है, या आवृत्ति या प्रसंस्करण विलंब में, इसका है आपका वाक। बच्चा आवाज सुनता है, आवाज सुन रहा है, लेकिन स्पीच साउंड को अलग अलग पहचान नहीं पाता, तो स्पीच का ही प्रॉब्लम है। तो स्पीच डिस्क्रिमिनेशन मतलब वो भाषा की डिस्क्रिमिनेशन मतलब अंतर नहीं समझ पाता। अगला क्वेश्चन है जन्मजात यानी कि कॉन्जेनाइटल, प्रीनेटल जिसको बोलते हैं जन्मजात, कोलेस्टियाटोमो, कॉन्जेनाइटल कोलेस्टियाटोमो का प्रभाव क्या होता है? क्या प्रभाव होता है ये जन्मजात कोलेस्टियाटोमा? अस्थायी सुनाई न देना, टेम्परेरी बेस पे, धीरे धीरे बढ़ता सुनने का नुकसान, मतलब धीरे धीरे जो सुनने की जो एबिलिटी है, एनर्जी है, वो क्या है? नुकसान होता जाता है धीरे धीरे। एक तरीके से ये प्रेस्बाइक्यूसिस की तरफ बोल रहा है। हाँ देखते हैं आगे। केवल संतुलन वाली स्थिति नहीं होगी, मानसिक वाला कोई स्थिति नहीं होगा, इसका होगा धीरे धीरे बढ़ता है सुनने का जो नुकसान हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यह मिडल ईयर की संरचनाओं को नुकसान पहुंचाता है। मिडल ईयर की संरचना, जो मिडल ईयर की संरचना होती है उसमें नुकसान होता है, जिससे हियरिंग लॉस बढ़ता है। ठीक है, समझ में आ गई। यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है, किस में आती है? ये आपकी मिडल ईयर में आती है। का मुख्य कार्य क्या है? ये किस में आती है? मिडल ईयर में आती है। ध्वनि बनाना? नहीं, ये ध्वनि नहीं बनाती है। दाब संतुलन बनाए रखना? पता नहीं। संकेत भेजना? नहीं। भाषा विकसित करना? नहीं। इसका होगा आपका दाब संतुलन बनाए रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन में क्या होता है? तंत्रिका क्षति हो जाती है। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? एक संक्रमण होता है जो तंत्रिका तंत्र में फ्लूइड का जमाव होना, या फिर अस्थि टूटना, या नली संकीर्ण होना। नली संकीर्ण होना नहीं है, अस्थि का टूटना नहीं है, आपका द्रव। ओटाइटिस मीडिया मतलब ये मध्य कर्ण में वो फ्लूइड भर जाता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये है एक फ्लूइड जो इसमें ओटाइटिस मीडिया में आता है। 12वां क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन, हेयर सेल्स का कार्य क्या है? हेयर सेल्स का क्या कार्य है? ध्वनि को एकत्र करना, ऐसा है क्या? नहीं। कंपन बढ़ाना, वाइब्रेशन को इंक्रीज करना? नहीं। संतुलन बनाना? नहीं, ये इनर ईयर का काम होता है, कंपन बढ़ाना भी नहीं होता है। ध्वनि को एकत्र करता है आउटर ईयर करता है, इसलिए हमारा ध्वनि को विद्युत संकेत में बदलना, साउंड एनर्जी को किस में करना कन्वर्ट? आपका विद्युतीय इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। 13 क्वेश्चन इज देयर, निम्न में से कौन सा सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का कारण है? सेंसरी हियरिंग लॉस, ये क्या होता है बताओ? कौन सा लॉस होता है? परमानेंट लॉस होता है या टेम्परेरी लॉस होता है? कौन सा लॉस होता है ये सेंसरी? कंडक्टिव तो होता है आपका, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है टेम्परेरी। ठीक है, और जो सेंसरी है वो होता है परमानेंट, प्रोग्रेसिव होता रहता है, ये बढ़ता रहता है। प्रोग्रेस मतलब धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ठीक है, इसमें प्रेस्बाइक्यूसिस जो एजिंग सिस्टम, एजिंग जो फैक्टर होता है, धीरे धीरे उम्र के हिसाब से बढ़ना, तो इसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा के कि परमानेंट की श्रेणी में कौन सा, परमानेंट हियरिंग लॉस की श्रेणी में कौन सा निम्नलिखित नहीं आता? तो नहीं आता तो कंडक्टिव हो जाएगा, और आता है तो सेंसरी हो जाएगा। ठीक है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का कारण कौन सा है? कान का मैल होना, नली का संकीर्ण, हेयर सेल्स की क्षति या कर्ण पटह यानी कि कान के पर्दे में छेद होना। ये पटह याद रख लेना, इसको ईयर ड्रम भी बोलते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टीएम भी लिख सकते हैं, कान का पर्दा भी है। तो हेयर सेल्स की क्षति होती है, ये सेंसरी है। ठीक है, तो ये हेयर सेल्स की क्या होगी? क्षति, उसमें नुकसान होना। हेयर सेल्स डैमेज इनर ईयर की समस्या है। ठीक है, कौन से उसमें आता है ये हेयर सेल्स? कौन से भाग में आता है? कान के 3 भाग होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर। तो इनर में आता है हेयर सेल्स। किधर होते हैं? इनर ईयर में होते हैं। 14, श्रवण संवेदनशीलता में कमी, रिड्यूस्ड सेंसिटिविटी का अर्थ क्या है? रिड्यूस सेंसिटिविटी, देर से समझना, ये बोल रहा है श्रवण संवेदनशीलता में कमी। ठीक है, सुनने की जो सेंस होती है उसमें कमी, किस में आता है? देर से समझना। शब्दों में भ्रम वाली कोई स्थिति नहीं है, स्मृति में भी कोई स्थिति नहीं है, इसमें अधिक तीव्र ध्वनि की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्च आवृत्ति ध्वनियां, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स को न सुन पाना किससे संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है? संवेदनशीलता की कमी, आवृत्ति ग्रहण सीमा, मानसिक समस्या या स्मृति। ये तो चीजें नहीं होगी आपकी होगी संवेदनशीलता भी नहीं है, ये आवृत्ति है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है ना, तो आपकी इधर ही जाएगी। आगे क्वेश्चन है,
श्रवण बाधिता से आत्मविश्वास कम हो सकता है, ठीक है। इससे सामाजिक अलगाव बढ़ सकता है, ठीक है, दोनों ही होता है। ये बोल रहा है कि एक जो हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है उसकी ये स्थितियां हो सकती है, क्या ठीक है या नहीं, इनके ऊपर हमें चर्चा करनी है। कि ये पूछ रहा है कि इसमें आत्मविश्वास कम हो जाता है, ठीक, इससे सामाजिक मतलब सोशलाइज नहीं होता, उससे दूरी बना लेता है समाज से, ठीक है। हाँ, तो केवल एक नहीं, ये दोनों ही सही है, दोनों ही क्या है, सही, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस भी उसका लूज हो जाता है और सामाजिकता भी, उसकी सोशलाइजेशन पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। 17 संचार से संबंधित भय, संचार से संबंधित भय इट मीन्स कम्युनिकेशन करने में, लोगों से बातचीत करने में क्या है, कमी, भय, डर लगता है उसको। एंजाइटी, कम्युनिकेशन एंजाइटी का मुख्य कारण क्या है, शारीरिक कमजोरी, नहीं, शारीरिक कमजोरी से कुछ नहीं है, संचार का बोल रहा है वो। अधिक ज्ञान, इसमें आप लूज करोगे क्या अपने, डर आएगा इसमें, नहीं। अभ्यास की कमी, नहीं, ये कोई से भी रिलेटिव नहीं है, आपका श्रवण बाधित आएगा। आगे चलते हैं। हीन भावना, इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स किस श्रेणी में आती है, संरचनात्मक में, क्रियात्मक में, शैक्षिक में, नहीं। किसमें आती है इंफेरियरिटी एंजाइटी, ये तो मनोवैज्ञानिक है ना, मतलब जो दिमाग में बौद्धिक मानसिक रूप से जो होता है वही होगा। एंजाइटी कहाँ होती है, शिक्षण में थोड़ी ना आएगी, ना ही क्रिया में आएगी, ना ही स्ट्रक्चर्ड में आएगी, किस में आएगी, ये मनोवैज्ञानिक उसमें आएगी। एक बच्चा समूह गतिविधियों से दूर रहता है, ठीक है, गैदरिंग में नहीं जाता है, जहां प्रोग्राम्स इवेंट्स होते हैं, गैदर्स होते हैं लोग, वहां वो नहीं जाता है, दूर रहता है। यह किसका संकेत है, शारीरिक रोग का, नहीं, शारीरिक रोग का कोई ऐसी नहीं आती है। स्मृति समस्या, इसका और इससे क्या कनेक्शन, कोई समस्या नहीं है। श्रवण नली दोष, नहीं, ये है सामाजिक अलगाव, ठीक है, समूहों से दूर रह रहा है तो ये सामाजिक अलगाव हो गया, चाहे वो कोई भी डिसेबिलिटी के कारण से हो रहा हो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विशेषता नहीं है, चिड़चिड़ापन, तनाव, आत्मसम्मान, तो ये मनोवैज्ञानिक है ना, तो मनोवैज्ञानिक यानी कि मनस्थिति जो होती है, तो मनोस्थिति में कौन सा आएगा, कोई आपका कॉक्लियर डिस्प्लेसिया, ये तो आपका ऑपरेशन जैसी चीजें होती है, ये चिड़चिड़ा तनाव ये तो इंसान के अंदर होती है, तो ये ही अलग है, ठीक है। कॉक्लियर डिस्प्लेसिया एक संरचनात्मक समस्या है, मनोवैज्ञानिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भाषा अधिगम, लैंग्वेज एक्वाजिशन के संदर्भ में वह स्थिति जिसमें बालक को श्रवण हानि भाषा विकास के पश्चात होती है, निम्न में से किस श्रेणी में वर्गीकृत की जाती है, ठीक है। प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस, कॉन्जेनाइटल डेफनेस, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। भाषा अधिगम, लैंग्वेज एक्वाजिशन मतलब लैंग्वेज ग्रहण करने में अधिगम के संदर्भ में वह स्थिति जिसमें बालक को श्रवण हानि भाषा विकास के पश्चात, ओके, भाषा विकास के पश्चात, लैंग्वेज डेवलपमेंट के बाद में, ठीक है, लैंग्वेज डेवलप हो गई उसके बाद में होती है, निम्न में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। लैंग्वेज डेवलप हो गई एक बच्चे की, ठीक है, उसके बाद उसको क्या हो गया, फिर उसको प्रॉब्लम हुई हियरिंग लॉस की, तो ये किस श्रेणी में जाएगा, प्रीलिंगुअल। प्रीलिंगुअल तो मतलब कि ये वाला होता है, प्रीलिंगुअल होता है भाषा सीखने से पहले अगर किसी का हियरिंग लॉस हो जाता है। ये एक बालक है, ठीक है, ये एक बालक है, इसका पहले विकास मतलब डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट होने से पहले अगर हियरिंग लॉस है तो वो हो गया प्री, ठीक। अगर इसने लैंग्वेज कर ली, डेवलप हो गई, भाषा विकसित हो गई बच्चे में, और उसके बाद उसका हियरिंग लॉस होता है तो वो हो गया पोस्ट लिंगुअल, ठीक है, पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस। तो इसमें क्या आएगा, प्री नहीं आएगा, इसमें कॉन्जेनाइटल डेफनेस नहीं आएगा किसी भी प्रकार से,
ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कुछ नहीं होता, पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस आएगा इसके अंदर। ठीक है, पढ़ के बताती हूँ व्याख्या। जब हियरिंग लॉस भाषा सीखने के बाद होता है, ये भाषा ये सीखने के बाद हियरिंग लॉस हुआ, अगर ये भाषा इससे पहले हुआ, अर्थात बच्चा 2 साल का है या 1 साल का है, उससे पहले हो गया हियरिंग लॉस, है ना, तो उसको क्या पूरी भाषा डेवलप नहीं हुई ना, तो माइलस्टोन्स के हिसाब से उसकी भाषा डेवलप नहीं हुई तो प्री, और अगर उसने ग्रहण कर ली, मतलब मान लो 10 साल का बच्चा है और उसका एक्सीडेंटली हियरिंग लॉस हो गया है, तो 10 साल का बच्चा अच्छी खासी भाषा डेवलप कर लेता है अपनी, तो उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट। जब हियरिंग लॉस भाषा सीखने के बाद होता है तो उसे पोस्ट लिंगुअल कहा जाता है। ऐसे बच्चों में पहले से विकसित भाषा संरचना बनी रहती है, मतलब ये पहले से जो विकसित हो चुकी है वो जो है एज इट इज रहती है, बस आगे जो नए वर्ड्स अगर उसको सीखने होंगे तो वो सीमित सी हो जाती है ना, क्योंकि ज़्यादा फिर उसको एक्सपोजर नहीं मिलता है लैंग्वेज ज़्यादा सीखने का, क्योंकि हियरिंग लॉस हो चुका है तो सीमित सी हो जाती है, लेकिन उसकी एज कंपैरिजन टू प्रीलिंगुअल जो लॉस होता है हियरिंग लॉस, उससे अच्छा बेहतर कर सकता है भाषा विकास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस के संदर्भ में अधिक उपयुक्त माना जाएगा? प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस के संदर्भ में अधिक उपयुक्त माना जाएगा कौन सा? बालक में भाषा, मतलब प्री मतलब पहले वाला पूछ रहा है, वो ये पहले वाला पूछ रहा है, ठीक है, ये वाला। बालक में भाषा कौशल सामान्य रूप से विकसित होते हैं, ऐसा प्रीलिंगुअल वाला बोल दिया उसने, सामान्य कहाँ से आ गया इसमें? श्रवण हानि भाषा अधिगम के बाद होती है, बाद हो गई तो क्या पोस्ट हो गया, ये यहाँ की बोल रहा है, नहीं ये गलत हो जाएगा। भाषा विकास में गंभीर अवरोध उत्पन्न होता है, ठीक है, हाँ ये होगा। केवल उच्च आवृत्ति ध्वनियां प्रभावित होती हैं, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस भाषा सीखने से पहले होता है, इधर हो गया, जिससे स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट डिले होता है। नेक्स्ट, 12 इयर्स का बालक है जिसने सामान्य रूप से भाषा कौशल अर्जित कर लिए थे। 12 साल का बच्चा जिसने भाषा आराम से विकसित हो गई है, एक दुर्घटना के पश्चात श्रवण हानि से ग्रसित हो गया, ठीक है, इस स्थिति का शैक्षिक वर्गीकरण क्या होगा? प्रीलिंगुअल क्योंकि बाद में हुआ है, तो इसका आपका पोस्ट लिंगुअल होगा, टेम्परेरी हियरिंग लॉस नहीं, कोई मिक्स्ड नहीं, कोई ये नहीं, आपका पोस्ट होगा। आगे देखते हैं, एक 3 वर्षीय बालक, 3 इयर्स ओल्ड बालक जो है, जिसमें जन्म से ही श्रवण हानि पाई गई है, ठीक है, 3 साल का बच्चा है, वो किसका था 12 साल का, ये 3 साल का बच्चा है। अब इसमें आप बताओ माइलस्टोन के अकॉर्डिंग क्या बच्चे की लैंग्वेज डेवलप हो चुकी है पूरी तरीके से, और वह अब तक स्पष्ट भाषा विकसित नहीं कर पाया है। 3 साल का बच्चा माइलस्टोन के अकॉर्डिंग नहीं कर पाया है। इस परिस्थिति को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा? ठीक है, पोस्ट लिंगुअल क्योंकि ये बाद में जा रहा है, क्योंकि ये बाद की बात कर रहा है ना, यहाँ पर तो हमारी पहले की हो रही है, 3 साल का बच्चा है ना, ये 3 साल का, वो 12 साल का बच्चा था पहली वाली स्लाइड में। पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस नहीं, ऐसा नहीं है। एक्वायर्ड हियरिंग लॉस, एक्वायर्ड भी इधर ही जाएगा, एक्वायर्ड भी इधर ही जाएगा पोस्ट लिंगुअल में ही, क्योंकि बाद में लिया है उसने, बाद में ग्रहण किया। एक्वायर्ड मतलब ग्रहण करना। प्रीलिंगुअल पता नहीं। प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस ये भी एक्वायर्ड ही होता है। दीज ऑल आर एक्वायर्ड की श्रेणी में, ठीक है, ये तीनों ही किसकी श्रेणी में है? एक्वायर्ड हियरिंग लॉस की श्रेणी में है। लेकिन ये हमारा जो हमारा ये ओहो अच्छा ये लिख दिया, जो ये है पोस्ट हियरिंग लॉस, प्रोग्रेसिव और एक्वायर्ड, ये तीनों आपके बाद के हैं, लेकिन यहाँ पर प्री है, इसका आंसर प्री है। और ये पोस्ट लिंगुअल बाद में हो रहा है, एक्वायर्ड है बाद में हो रहा है, और प्रोग्रेसिव है ये भी बाद में हो रहा है, ये भी एजिंग फैक्टर है, ये भी बाद में हो रहा है, एक्वायर्ड कर रहा है ये, क्योंकि बाद में एक्वायर्ड ही तो कर रहा है 12 साल का बच्चा, पोस्ट भी बाद में ही है, तो इसका आंसर होगा सी, का आंसर होगा सी। ठीक है, आगे चलते हैं।
एक विशेष आवश्यकता वाले बालक के समग्र विकास हेतु विद्यालय में एक ऐसी टीम गठित की जाती है। एक विशेष आवश्यकता वाले बालक के समग्र विकास हेतु विद्यालय में एक ऐसी टीम गठित की जाती है जिसमें समग्र विकास में, जिसमें विशेष शिक्षक, सामान्य शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, स्पीच थेरेपिस्ट, अभिभावक सम्मिलित होते हैं। ठीक है, एक बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी खासी टीम हमने मैनेज की। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार की समन्वित टीम, ये जो टीम है वर्क कर रही है एक बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट में, ऑल ओवर डेवलपमेंट में, तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, क्या कार्य है इसका? केवल शैक्षणिक होता तो इतने सारे लोग थोड़ी ना बैठते, टीचर ही बैठ जाता। विभिन्न विशेषज्ञों के माध्यम से समग्र एवं समन्वित हस्तक्षेप। हाँ, ये ठीक है, बालक और ये सब चीज नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी, क्योंकि सभी लोग मिलके कर रहे हैं ना काम एक बच्चे पे। बच्चा एक है और बहुत सारे लोगों से उसको एक्सपोजर मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है ना, थेरेपीज दी जा रही है, आईईपी दी जा रही है, चिकित्सकीय दी जा रही है, तो सब चीजें मिली जुली एक बच्चे पे वर्क कर रही है। सबका अलग अलग जो अनुभव है एक बच्चे को मिल रहा है, तो क्या होगा इसमें? विशेषज्ञों के माध्यम से समग्र और समन्वित हस्तक्षेप मतलब इंटरवेंशन दिया जा रहा है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? ठीक है, नहीं है, ध्यान से देखना, यह है उपयुक्त नहीं है। यह विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का समन्वित समूह होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी का है, ठीक है, ये विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का समन्वित है, और ये पूछ रहा है नहीं है। ये तो है क्योंकि सभी का होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं है। इसका उद्देश्य बालक के बहुआयामी विकास को प्रोत्साहित करना होता है। हाँ, ये सही है, लेकिन हमने कौन सा आंसर देना है? नहीं है, तो इसके गलत बता रहा है, ये भी है। इसमें केवल एक ही विशेषज्ञ, ये बोल रहा है मल्टी और बोल रहा है यहाँ पर एक, तो कौन सा गलत हो गया हमारा? इसमें केवल एक वाला गलत हो गया, क्योंकि गलत पूछा है। ठीक है, ये क्या पूछा है? गलत पूछा है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यह शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा सहयोग प्रदान करती है। हाँ, ये तो ये सारी चीजें हैं, ये नहीं आता है। 27, एक दिव्यांग बालक के संदर्भ में परिवार को केवल देखभाल करता, केयर गिवर न मानते हुए एक सक्रिय सुविधा प्रदाता, फैसिलिटेटर के रूप में देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका इस संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाएगी? ठीक है, कौन सी मानी जाएगी? ये बोल रहा है परिवार को केवल देखभाल करता ना मानते हुए एक सक्रिय सुविधा प्रदाता के रूप में काम किया जा रहा है, तो कौन सी सर्वाधिक मानी जाएगी? ओके, बालक की सभी गतिविधियों को पूर्णतः नियंत्रित करना। नियंत्रित जैसी कोई चीज नहीं होती है, केवल विद्यालय पर निर्भर रहकर नहीं। बालक के सीखने, संप्रेषण, सामाजिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने। ठीक है, बालक को बाहरी परिवेश से पृथक करने, सेग्रीगेशन का कोई चीज नहीं होता। ये भी नहीं, ये भी नहीं, हमारा सी होगा। दिव्यांग बालक के विकास में परिवार की फैसिलिटेटर के रूप में भूमिका को ध्यान में रखते हुए निम्न में से कौन सा व्यवहार इस भूमिका के अनुरूप नहीं माना जाएगा? ठीक है, कौन सा नहीं माना जाएगा? ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं माना जाएगा। बालक को निर्णय लेने के छोटे छोटे अवसर प्रदान करना, ये नहीं बोल रहा है। ठीक है, विशेषज्ञों के साथ समन्वय स्थापित करना, वो नहीं बोल रहा है, ध्यान रखो। बालक की क्षमताओं के अनुरूप अनुकूल वातावरण तैयार करना। ठीक है, बालक की हर क्रिया में अत्यधिक संरक्षण दिखाना, ज्यादा उसको ओवर प्रोटेक्शन नहीं दिखाना, फ्री छोड़ना है उसको, पार्टिसिपेशन के लिए, सहयोग करने के लिए, घर के कामों में हाथ बटाने के लिए, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ फैसिलिटेटर का काम होता है, परिवार की भूमिका होती है। लेकिन यहाँ ओवर प्रोटेक्शन नहीं काम आएगा, ज्यादा देखभाल बच्चे को अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में क्या है, बाधा आ सकती है। ठीक है, हमें तो उसको बनाना ही क्या है,
डिपेंडेंट बनाना है, ताकि वो विश्वास भी आए, कॉन्फिडेंस भी आए और समाज में आके अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके, मेन स्ट्रीमिंग लाइफ की मुख्य धारा से जुड़ सके, ठीक है, समाज में अच्छे से खुद से रह सके। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। बालक की हर क्रिया में अत्यधिक संरक्षण, ओवर प्रोटेक्शन दिखाना, अच्छा ये उसी का है, बच्चे की स्वतंत्रता और कौशल विकास को बाधित करता है, इसलिए फैसिलिटेटर की भूमिका विपरीत हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन 29, समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में यूडीएल, यूडीएल कंफ्यूजन है बच्चों को यूडीएल और डीआई में, है कि नहीं? समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में यूडीएल यानी यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग एवं डीआई यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस के मध्य अंतर को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? यहाँ पर क्लियर हो जाएगा क्या होता है यूडीएल और डीआई। यूडीएल होता है जो सभी के लिए हो, पहले से ही नियोजित कर दी जाती है कि कैसे पढ़ाया जाएगा, सरल तरीके से, सुगम तरीके से शिक्षण अच्छे से चल सके, पहले से निर्धारित कर दिए जाते हैं। और सार्वभौमिक है, क्या है सार्वभौमिक? पढ़ने के लिए ऐसा डिजाइन तैयार किया जाता है कि सभी के लिए सुगम हो, फ्री रहे, बैरियर फ्री रहे, ठीक है। डीआई का मतलब होता है डिफरेंट इंस्ट्रक्टर, मतलब कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, मतलब एचआई का बच्चा है उसको उस हिसाब से पढ़ाना। एक ये डिजाइन है जो सबको पढ़ा रहा है, लेकिन डिफरेंट मतलब एक अकेला जो बच्चा है, एचआई का बच्चा है, उसके अकॉर्डिंग अनुकूलन करना पाठ्यक्रम में। समझ में आई? ठीक से पढ़ेंगे फिर समझ में आती है। यूडीएल प्रारंभ से ही पाठ्यक्रम को लचीला बना देता है, प्रारंभ से ही मतलब पहले से ही। ये एक क्या है? शिक्षण है, ठीक। यहाँ पर अगर आपने मैनेज किया हुआ है चीजें, काम पहले से ही डिजाइन कर लिया कि सभी बच्चों को सुगम्य तरीके से, सरल तरीके से शिक्षण मिल सके, एक डिजाइन बना लिया, इसको बोलेंगे यूडीएल। ये शिक्षण है, इसको पहले से ही नियोजित कर लिया, प्लान कर लिया, ये यूडीएल है। लेकिन यहाँ पर शिक्षण आया, फिर यहाँ पर तो देखो शिक्षण में आप पढ़ा रहे हो, एक कक्षा है, ये कक्षा है, इसमें बहुत भांति भांति के लोग बैठे हैं, भांति भांति के बच्चे बैठे हैं, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, विभिन्नता देखने को मिलती है। लेकिन क्या आप इस एक सिलेबस के आधार पर इन सब बच्चों को, जिसमें एक एचआई का बच्चा बैठा है, वीआई का बच्चा बैठा है, आईडी का बच्चा बैठा है, सामान्य बच्चा बैठा है ना, तो क्या आप इस एक अकेले, ये तो मैनेज कर लिया कि भाई हमें सबको ही बनाना है, सबको अच्छे से पढ़ाना है, इस तरीके की अच्छी रणनीति है, एक अच्छी डिजाइन बनाई। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे, डाइवर्सिटी बैठी है, तो इस डिजाइन पे इन सब पे लागू नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ पर ये डिफरेंट है ना, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देना, तो ये बच्चा अलग है तो इसको अलग से आप एचआई के हिसाब से दोगे, इसमें शिक्षण किसके हिसाब से दोगे? एचआई बच्चे के हिसाब से दोगे, है ना, जिसमें आप ऑडियो का ज्यादा, विजुअल का ज्यादा यूज करो। फिर आपने दूसरे बच्चे को देखा, दूसरे बच्चे को देखा टीचर ने, तो जिसमें वीआई है, इसको आप विजुअल थोड़ी ना दोगे, चीजों के बारे में दृश्य सामग्री का यूज नहीं करोगे, इसके लिए आप स्पर्श, टैक्टाइल का यूज करोगे और ज्यादा ऑडिबल चीजों, तो दोनों में डिफरेंट है ना, ये अलग कैटेगरी का बच्चा है, ये अलग कैटेगरी का बच्चा है, तो इनको निर्देश, इनको किस तरीके से पढ़ाओगे आप, करेक्ट, इनको किस तरीके से पढ़ाओगे वो होगा डीआई। एम आई क्लियर? गॉट माई पॉइंट? समझ में आया कि ये चीज पहले से मैनेज हो गई सभी के लिए, सबको देखते हुए आपने बनानी। लेकिन जब आप शिक्षण में, कक्षा में उतरे हो और फिर देखा कि यहाँ पर तो सभी बच्चे अलग अलग हैं, तो आप एक ही इस यूडीएल के बेस पे नहीं पढ़ा सकते। ये अच्छी है जो कि बहुत मतलब इसमें सब चीजें आती है, लेकिन यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन अलग अलग दे रहे हो क्योंकि बच्चे अलग अलग बैठे हैं, ठीक है। अब मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। यूडीएल प्रारंभ से ही पाठ्यक्रम को लचीला बनाता है,
जबकि DI शिक्षण के दौरान, ये शिक्षण हो रहा है इसके दौरान, आवश्यकता अनुसार इनकी नीड अलग अलग थी, अलग अलग नीड थी, उस हिसाब से क्या कर रहे हो आप, चेंजेस कर रहे हो। ठीक है, ये बता दिया आपने। ओके, अब दूसरा पूछ रहा है, DI सभी शिक्षार्थियों के लिए समान सामग्री प्रस्तुत करता है। क्या इसमें हमने क्वेश्चन था ना जो कथन उपयुक्त है, आंसर तो इसका यही होगा, पर इसमें मैं बता देती हूँ, समझ में आ गया होगा, पर इसके ऑप्शन हम पढ़ा देते हैं। DI सभी शिक्षार्थियों के लिए समान सामग्री प्रस्तुत करता है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या है, गलत है। और आगे है, जबकि UDL व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा करता है, ये क्या है, उल्टा कर दिया इसने। UDL केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ही सीमित है। UDL केवल थोड़ी ना है, ये तो सभी के लिए, देखो यहाँ पर तो सब तरीके के बच्चे बैठे हैं, सामान्य भी, ID के भी, VI के भी, ऑटिज्म के भी, सभी बैठे हैं। ठीक है, आगे सीमित है, जबकि DI सामान्य छात्रों के लिए, DI सामान्य के लिए नहीं है, ये विशेष जो है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो सभी के लिए है। और ये आप एक डिजाइन ऐसा बना दिए कि सभी को मिल जाए। दोनों का उद्देश्य केवल मूल्यांकन प्रक्रिया को संशोधित करना है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, वेरी गुड, आगे आ जाओ। 30 क्वेश्चन नंबर 30, UDL एवं DI के कार्य एवं महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। दोनों शिक्षण को अधिक समावेशी एवं सुलभ बनाते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि UDL और DI के कार्य एवं महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन अच्छा उपयुक्त नहीं है, गलत है, गलत है। ठीक है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन पे। दोनों शिक्षण को अधिक समावेशी सुलभ बनाते हैं, ठीक है, बनाते, ये उपयुक्त नहीं है तो सही है, लेकिन गलत बोल रहा है। UDL शिक्षण सामग्री को विविध माध्यमों में प्रस्तुत करने पर बल देता है। UDL क्या कहता है, शिक्षण सामग्री को विविध माध्यमों में प्रस्तुत करने पर बल देता है। आगे बोल रहा है, DI शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकता के अनुसार, ये DI क्या कर रहा है, डिफरेंट नीड्स है बच्चों की, उसके अनुसार अनुदेशन में भिन्नता लाता है। ये भी ठीक है, लेकिन हमें गलत पूछा है। दोनों ही दृष्टिकोण व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा, मतलब कि ये गलत, मतलब उपेक्षा कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे उसको, तो यहाँ ही होगा, क्योंकि ये सारे सही कथन है, वो ही गलत कथन। ठीक है, UDL और DI दोनों ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हैं, ना कि उनकी उपेक्षा करते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक कक्षा में शिक्षक प्रारंभ से ही पाठ्य सामग्री को इस प्रकार डिजाइन करता है कि वह दृश्य, श्रव्य, क्रियात्मक माध्यमों से सभी प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए सुलभ हो। यह दृष्टिकोण किस अवधारणा को दर्शाता है, बताएंगे अब आप। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, रिमीडियल टीचिंग, यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग, या फिर इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, में होगा आपका सी। ठीक है, अब मैंने एक ही बेस पे 3-4 क्वेश्चन दे दिए ताकि आपको कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको डील कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने 3-4 क्वेश्चन इसमें डाले हैं ताकि आपका कोई डाउट ही ना रहे। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन। एक शिक्षक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों को अतिरिक्त अभ्यास कार्य, कुछ को दृश्य सामग्री, कुछ को समूह गतिविधि प्रदान करता है। सबको अलग अलग तरीके से दे रहा है एक विशेष, कोई भी टीचर, है ना, जैसे कि उस शिक्षण में गए और उन्होंने अलग अलग बच्चे थे, उनको अलग अलग काम दिया ताकि उनकी विविध सीखने की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ठीक है, यह किसका उदाहरण है, बताओ किसका है, क्योंकि ये सबके लिए सोच रहा है, सब जो बच्चे हैं उनकी नीड के हिसाब से उनको सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये होगा आपका DI, क्योंकि ये सबको करवा रहा है। ठीक है, 33, एक 8 वर्षीय बालक जो दृष्टि एवं श्रवण, ध्यान दीजिएगा, दृष्टि VI प्लस श्रवण HI, ठीक है, दोनों ही बाधाओं से प्रभावित है। कक्षा में संप्रेषण एवं अधिगम, डेफ ब्लाइंडनेस की बात हो रही है, डेफ ब्लाइंडनेस की बात हो रही है, यहाँ पर संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। कक्षा में संप्रेषण की मतलब कम्युनिकेशन की और सीखने संबंधी बच्चे को समस्या हो रही है। ऐसे में उसके प्रभावी
शिक्षण हेतु कौन सी शिक्षण विधि एवं सहायक उपकरण का संयोजन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाएगा? ठीक है, कौन सा माना जाएगा? देखो, उसको सुनने में भी और दृश्य में भी, दोनों में ही समस्या है, डेफ ब्लाइंडनेस बच्चा है, तो उसको कौन सी रणनीति के माध्यम से पढ़ाया जाएगा? सबसे दो चीजें, दो सेंस एक बच्चे की इफेक्टेड हैं, ठीक है, एक बच्चे की दो सेंस इफेक्टेड हैं, तो उसके भी ऑल्टरनेट होंगे, कोई तो होगा रास्ता जिससे हम उसको अधिगम तक पहुंचा सकते हैं। क्या होगा देखते हैं। स्पर्श आधारित संप्रेषण, टेक्टाइल साइन, ठीक है, टेक्टाइल साइन लैंग्वेज, ठीक, आगे देखते हैं, के साथ ब्रेल प्रणाली या टेक्टाइल लर्निंग एड्स का उपयोग, ठीक है, देखते हैं, केवल वाला चीज होगा नहीं। दृश्य आधारित स्मार्ट क्लास व प्रोजेक्टर का प्रयोग, दृश्य है, दृश्य तो है उसकी बाधित, ठीक है। सामान्य पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से पारंपरिक शिक्षण सामान्य नहीं है, बच्चा सामान्य नहीं है, तो सामान्य पाठ्य पुस्तक क्यों अवेलेबल करवाओगे आप? तो उसका होगा ए। 34 क्वेश्चन नंबर, डेफ ब्लाइंड शिक्षार्थियों के शैक्षिक कार्यक्रम की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विशेष रूप से आवश्यक माना जाता है? पहले ही केवल तो हटा ही दो आप, ठीक है, केवल जैसी कोई चीज नहीं होगी। रेजिड्यूअल विजन, बची हुई दृष्टि जो है, शेष बची हुई दृष्टि जो विजन है, ठीक है, अवशेष, ये देखो रेजिड्यूअल विजन क्या होता है? जो बची हुई जो दृष्टि होती है जिसका उपयोग करके उसको हम सही सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं, जैसे रेजिड्यूअल हियरिंग होता है। समूह शिक्षण को प्राथमिकता देना, ठीक है, मानकीकृत पाठ्यक्रम को कठोर अनुपालन करना, मतलब एक स्टैंडर्ड करिकुलम जो सामान्य लोगों के लिए लागू होता है, और वो स्टैंडर्ड उसमें कठोर और ऊपर से बोल रहा है कठोर कि भाई उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, नो चेंज इन सिलेबस, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुसंवेदी एवं कार्यात्मक कौशल आधारित शिक्षा का समावेश, तो आंसर यही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बालक की दृष्टि शक्ति में चिकित्सकीय रूप से कमी पाई जाती है, एक वीआई बच्चा है जिसको चिकित्सकीय रूप में कमी पाई गई, जिसके कारण वह स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता, परंतु उचित सहायक साधनों के माध्यम से वह शैक्षणिक गतिविधियों में भाग ले सकता है, ठीक है। उसकी दृष्टि में जो है चिकित्सकीय रूप से कमी पाई गई है, स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता, परंतु उचित सहायक साधनों से क्या कर सकता है? शैक्षणिक गतिविधियों में भाग ले सकता है। इस स्थिति को किस रूप में वर्गीकृत करोगे? ठीक है, इम्पेयरमेंट का करोगे, डिसेबिलिटी का करोगे, हैंडीकैप का करोगे, या फिर लर्निंग डिफिकल्टी का करोगे? देखो, लर्निंग डिफिकल्टी का तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो अधिगम अक्षमता नहीं है, उसको दिख नहीं रहा है बच्चे को, लेकिन उसकी सहायक उपकरणों से वो शैक्षणिक चीजों तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो उसका होगा आपका इम्पेयरमेंट, क्षति हो रही है उस, ठीक है, क्षति, इसको क्षति बोलेंगे। इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? इम्पेयरमेंट शरीर की संरचना या कार्य में कमी को दर्शाता है, ठीक है, ये पूछ रहा है, नहीं है। जो क्षति होती है, डिफरेंट देखो इन चीजों का, इन चीजों में डिफरेंट देख लेना, इस क्वेश्चन में तीनों चीजों का डिफरेंट भी पता चल जाएगा और आ जाएगा कि नहीं भी है, इसमें ऐसा क्वेश्चन डाला गया है। इम्पेयरमेंट शरीर की संरचना, जो क्षति है वो शरीर की संरचना और कार्य में कमी को दर्शाता है, सही, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, बच्चे को क्षति हुई और कार्य कर रहा है लेकिन सहायक यंत्रों से कर रहा है, लेकिन ठीक है, तो उसमें क्षति आई, इम्पेयरमेंट आई। अब इसमें डिसेबिलिटी का पूछते हैं, डिसेबिलिटी कार्यात्मक सीमाओं को व्यक्त करता है, ठीक है। हैंडीकैप सामाजिक एवं पर्यावरण बाधाओं से संबंधित होता है, ये भी ठीक है। अब ये तीनों शब्द समानार्थी हैं,
एक ही स्थिति को व्यक्त करते हैं, मतलब ये तीनों ही चीजें बोल रहा है, क्या एक जैसी है और एक ही चीज स्थिति को व्यक्त करती है? नहीं, ये तीनों ही क्या है, अलग अलग हैं, क्योंकि ये तो शारीरिक रूप से बता रहा है। इम्पेयरमेंट मतलब क्षति, शरीर में कोई क्षति हो गई है जिसके कारण कुछ बाधाएं हो रही हैं, शरीर में कुछ क्षति हुई जिसके कारण सामान्य लोगों की तरह बच्चे को कार्य करने में बाधाएं आ रही हैं, उसको बोलेंगे क्षति, इम्पेयरमेंट। डिसेबिलिटी यानी कि कार्यात्मक सीमाओं को व्यक्त करना कि काम उससे बाधित हो रहा है, ठीक है, उससे बाधित हो चुका है तो उसको डिसेबल्ड बोलेंगे। आगे है हैंडीकैप, मतलब कि ये फिर सामाजिक और पर्यावरणीय बाधाओं से संबंध आ जाता है, ठीक है। इसकी ये पढ़ लो व्याख्या। ये तीनों अलग अलग स्तर को दर्शाते हैं, तीनों ही अलग है ये, लेकिन हमारा क्वेश्चन नहीं पूछा था तो समानार्थी बता रहा था, गलत है। शारीरिक, कार्यात्मक, सामाजिक इसलिए समानार्थी नहीं है। एक बालक को श्रवण दोष है जिसके कारण वह मौखिक निर्देशों को समझने में कठिनाई अनुभव करता है, करेक्ट। आगे देखते हैं। और कक्षा की गतिविधियों में पूर्णतः भाग नहीं ले पाता, यह स्थिति किस श्रेणी में आएगी? हाँ, कक्षा की गतिविधियों में पूर्णतः भाग नहीं ले पाता, स्थिति किस श्रेणी में आएगी? ठीक है, हैंडीकैप में आएगी, इम्पेयरमेंट में आएगी या डिसेबिलिटी में आएगी? ये बोल रहा है कक्षा की गतिविधियों में पूर्णतः भाग नहीं ले पाता। और उसको क्या, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। एक बालक को श्रवण दोष है जिसके कारण वह मौखिक निर्देशों को समझने में क्या है, उसको समझने में कठिनाई अनुभव करता है, ठीक है। कक्षा की गतिविधियों में पूर्णतः भाग नहीं ले सकता, किसी चीज को अपूर्णतः नहीं कर रहा है, तो वह स्थिति किस श्रेणी में आएगी? आपकी डिसेबिलिटी की आएगी। इम्पेयरमेंट नहीं होगा क्योंकि क्षति है लेकिन फिर भी वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा जैसे सामान्य लोग करते हैं, लेकिन कर रहा है, काम तो कर रहा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर रहा। भाग तो रहा है बच्चा, लेकिन एक तो बहुत स्पीड में भाग रहे हैं, लेकिन एक बच्चा धीरे धीरे भाग रहा है, ठीक है, वॉकर लेके भाग रहा है, उसको इम्पेयरमेंट की स्थिति में आएगा। क्षति हो गई है, जल गया है हाथ, उससे काम तो हो रहा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो रहा कि भाई इतनी स्पीड में हो गया, उसको क्षति बोलेंगे, ठीक है। और ये बोल रहा है हैंडीकैप तो पूरी तरीके से हो गया, ठीक है, लेकिन हमारा ये आंसर आएगा डिसेबिलिटी, ठीक है। इम्पेयरमेंट मतलब क्षति, हैंडीकैप मतलब पूरी तरीके से, डिसेबिलिटी मतलब अक्षम है, वो काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसकी ये देख लो, जब इम्पेयरमेंट के कारण कार्य करने में बाधा आती है तो उसे डिसेबिलिटी कहा जाता है। क्षति के कारण कोई बाधा आ गई उसे क्या बोलेंगे आप? डिसेबिलिटी कहेंगे। 38, एक बालक जिसे चलने फिरने में कठिनाई है, समाज में उपलब्ध अवरोधपूर्ण वातावरण जैसे रैंप का अभाव है, हर जगह रैंप अवेलेबल नहीं है, और एक बालक है जिसको चलने फिरने में बाधा आ रही है, कठिनाई आ रही है, समाज में क्या अवरोधपूर्ण वातावरण में रैंप नहीं मिल रहे हैं के कारण विद्यालय तक पहुंचने में असमर्थ रहता है, तो यह स्थिति किस अवधारणा को दर्शाती है? ठीक है, रैंप नहीं है इसलिए वो स्कूल जाने में असमर्थ सा महसूस करता है। इम्पेयरमेंट है क्या? क्षति है क्या उसको? या फिर डिफेक्ट जैसी चीज नहीं है इसमें। इम्पेयरमेंट है क्या? हैंडीकैप है क्या? या फिर डिसेबल है? वो चाहता है लेकिन किसके कारण नहीं जा पा रहा? जो रैम्प्स है, जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं हो रही, सुविधाएं, तो इसका आएगा हैंडीकैप, ठीक है।
जब सामाजिक एवं पर्यावरणीय बाधाएं व्यक्ति की भागीदारी को सीमित कर देती है तो उसे हैंडीकैप कहा जाता है। 39 एक सामुदायिक शिविर में बच्चों की दृष्टि से संबंधित प्रारंभिक जांच की जा रही है। एक शिविर है जिसमें बच्चों की क्या की जा रही है, दृष्टि संबंधी प्रारंभिक जांच की जा रही है, ठीक है, जिसका उद्देश्य संभावित समस्याओं की पहचान करना है, न कि विस्तृत निदान करना। इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बच्चा है, एक, ठीक है, शिविर लगा हुआ है, कैंप लगा हुआ है। अब मैं कैंप का नाम लेते ही मेरे जो क्लास में रेगुलर बच्चे हैं उनको समझ में आ गई होगी कि क्या चीज पूछ रहा है, कि प्रारंभिक जांच की जा रही है और उसका उद्देश्य संभावित समस्याओं की पहचान करना है, न कि विस्तृत निदान करना। तो ये कौन सी प्रक्रिया होगी, कौन सी प्रक्रिया है? एक कैंप लगा हुआ है, उसमें बच्चे की प्रारंभिक जांच हुई कि बच्चे को समस्या है या नहीं, आगे की उसको सुविधाएं, आगे की डिटेल्ड असेसमेंट के लिए जाना है या नहीं, इसका कोई नहीं, बस इसको सिर्फ ये पता करना है कि प्रारंभिक जांच। ठीक, प्रारंभिक जांच क्या होती है? फिर आपकी स्क्रीनिंग होगी, ठीक है। स्क्रीनिंग प्रारंभिक स्तर पर संभावित समस्या की पहचान हेतु की जाती है, न कि विस्तृत जांच के लिए। अगर यहाँ पर विस्तृत जांच ना लिखा होता, मतलब नहीं लिखा होता और लिखा होता विस्तृत जांच के लिए, तो हम क्या करते, इसमें फिर हम जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट आता, ठीक है, ये यहां से हटा देती हूँ। आगे आते हैं 40 दृष्टि स्क्रीनिंग के दौरान भी जो दृष्टिबाधित बच्चा है उसकी स्क्रीनिंग के दौरान एक बालक में समस्या की आशंका पाई जाती है, आशंका है, डाउटेड है, सस्पिशियस बालक है। आगे की सटीक स्थिति जानने के लिए उसे किस प्रकार हेतु संदर्भित रेफर किया जाएगा, ठीक है, कहाँ भेजा जाएगा? उसको पता चल गई कि कोई आशंका हो गई, डाउटेड है, सस्पिशियस बच्चा है, उसको कहाँ रेफर करेंगे? अब किस चीज के लिए आगे भेजेंगे? सामान्य कक्षा के लिए। भाई डाउटेड है तो आप सामान्य कक्षा में क्यों भेज रहे हो उसको? विस्तृत निदान, खेल गतिविधियों में भागीदारी, जब सस्पिशियस है तो खेलने भेज दो, उसकी कोई असेसमेंट नहीं करवाओगे, केवल अभिभावक परामर्श देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें आपका आगे रेफर करेंगे, डिटेल्ड असेसमेंट के लिए करेंगे, जिससे उसकी डीप एनालाइज हो जाएगा कि कौन सी प्रकृति है, कौन सी कैटेगरी का है, डिसेबल बच्चा, ठीक है, सब चीजें पता हो जाएगी। स्क्रीनिंग के बाद समस्या की पुष्टि के लिए डिटेल डायग्नोस्टिक असेसमेंट आवश्यकता होता है। स्क्रीनिंग एवं असेसमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रोस है, उपयुक्त नहीं है? ध्यान रखें, उपयुक्त नहीं है। स्क्रीनिंग का उद्देश्य प्रारंभिक पहचान करना होता है कि नहीं होता? बताओ, होता है, गुड। नेक्स्ट है असेसमेंट विस्तृत एवं गहन जानकारी प्रदान करता है, ये भी ठीक है, लेकिन हमें क्या पूछना है? नहीं पे फोकस करना है, इसलिए ये नहीं होंगे, मतलब है, लेकिन इस आंसर को, इस क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं ये। स्क्रीनिंग में ही अंतिम और पूर्ण निदान प्रदान करती है। स्क्रीनिंग करती है क्या बच्चे को कि इसमें पूर्ण निदान, इंटरवेंशन और सब कुछ डिटेल हो जाएगा? नहीं, स्क्रीनिंग तो जस्ट प्रारंभिक जांच है। तो हमारा जो इस नहीं को कौन जस्टिफाई कर रहा है? आपका सी कर रहा है। 42 एक बालक को दृष्टि दोष की पुष्टि होने के पश्चात उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं, कार्यात्मक क्षमताओं और सहायता की आवश्यकता का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। एक बालक को दृष्टि की पुष्टि होने के पश्चात शैक्षिक और ये सब चीजों की क्या की जा रही है? विस्तृत कर रहा है, डिटेल्ड आपका विश्लेषण कर रहा है। यह प्रक्रिया किसका उदाहरण है? डिटेल्ड लिखा गया है, किसका है ये तो बता ही दोगे आप। रेफल वाली चीज नहीं है, आइडेंटिफिकेशन वाली चीज नहीं है। स्क्रीनिंग क्या होता है आपको पता है, और हमारा असेसमेंट, ठीक है। समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में शून्य अस्वीकृति
शून्य अस्वीकृति, जीरो रिजेक्शन पॉलिसी का मूल तात्पर्य क्या है? किसके तहत? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत जीरो रिजेक्शन पॉलिसी क्या होती है? जीरो। समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है, पहले तो ये बताओ क्या होता है समावेशी शिक्षा? समावेशी शिक्षा मतलब सबको समाहित करना, समावेश करना, और सबको समावेश कर लेना अपने आप में बिना किसी पक्षपात के। हर बच्चे को शिक्षा के बारे में बात हो रही है, तो ऐसी शिक्षा जो अपने अंदर सब बच्चों को बिना पक्षपात के समाहित अपने अंदर कर ले, समावेश कर ले, इंक्लूड कर ले, ठीक है। चाहे वो HI का हो, कोई डाइवर्सिटी, कोई भी डाइवर्सिटी हो, भाषा, लिंग, जाति, कोई स्थान विशेष से कोई मतलब नहीं है, वो सबको अपने अंदर क्या कर लेता है? समावेश कर लेता है, ठीक है। समावेशी शिक्षा समझ में आ गई। अब वो बोल रहा है जीरो रिजेक्शन, तो वो जब सब अपने आप के अंदर ही समाहित कर रहा है तो जीरो रिजेक्शन का मतलब है कि किसी को भी वो डिनाई नहीं करेगा, अपने एडमिशन के लिए रिजेक्शन नहीं दे सकता, ठीक है। सभी को शिक्षा दी जाएगी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसका ऑप्शंस देखते हैं क्या बोलता है। प्रत्येक बालक चाहे उसकी अक्षमता का स्तर कुछ भी हो, उसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और किसी को भी विद्यालय से वंचित नहीं किया जाएगा। हाँ, यही आंसर है। केवल वाली चीज नहीं आएगी। विद्यालय केवल अपनी सुविधा के अनुसार ही बच्चों का चयन करेगा। विशेष विद्यालय सभी दिव्यांग बच्चों को भेजा जाना चाहिए, मतलब विशेष विद्यालयों में भेजा जाए, ऐसा नहीं है कि सबको समाहित करना। 44, एक विद्यालय में एक ऐसा बालक का प्रवेश लेने से मना कर दिया गया जिसे गंभीर बहुदिव्यांगता, MD मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी का बच्चा है, जिसको एडमिशन के लिए मना कर दिया गया, तो ये तो दंड का अपराधी है, ठीक है, दंड मिलने योग्य है। यह कहते हुए कि विद्यालय में आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं है। नहीं, RTE के अंतर्गत जीरो रिजेक्शन पॉलिसी के अनुसार इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? बताओ क्या किया जाना चाहिए? बालक को केवल विशेष विद्यालय में भेजेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रवेश से इनकार करना उचित है? नहीं। विद्यालय को आवश्यक समायोजन करते हुए बालक को प्रवेश देना अनिवार्य है, ये जरूरी है, ठीक है। और ये कौन सा बोल रहा है? अभिभावकों को किसी अन्य निजी संस्था की खोज करने का कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये जीरो रिजेक्शन पॉलिसी है, तो सबको अपने समाहित करेंगे। क्यों? चाहे फिर उसको उपलब्ध सुविधाएं देंगे। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में हितधारक, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? हितधारक, जो बच्चे के हित में जो कार्य करते हैं, चाहे वो NGOs हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, समुदाय हो, परिवार हो, विशेष शिक्षक हो, थेरेपिस्ट हो, एवरीवन, ठीक है। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में हितधारक जैसे अभिभावक, शिक्षक, समुदाय, प्रशासन मिलकर एक ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां दिव्यांग बालक को सुलभ संसाधन, समान अवसर प्राप्त हो सके। इस स्थिति में हितधारकों की भूमिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सब चीजें कर रहा है तो क्या उद्देश्य होगा? बहुत सुंदर उद्देश्य होगा। सुलभता एवं सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित करते हुए सभी शिक्षार्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देना, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं। केवल ऐसा कुछ है नहीं, जिम्मेदारी को केवल विद्यालय तक नहीं, दिव्यांग बच्चों को अलग। कौन सा होगा हमारा? यही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 46, सुलभता एवं सामाजिक समावेशन के समर्थन में हितधारकों की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? ठीक है, विभिन्न हितधारक मिलकर सहयोगात्मक प्रयास करते हैं, ये सही है, करेक्ट है।
विभिन्न हितधारक मिलकर क्या करते हैं, सहयोगात्मक प्रयास करते हैं। दूसरा है सुलभ अधोसंरचना एवं संसाधनों का विकास किया जाता है। ठीक है, सभी बच्चों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जाते हैं, ये भी ठीक है, इसमें नहीं है पे फोकस करना है। अभी तक ये इसके अंदर आते लेकिन हमें नहीं को करना है आंसर, टिक। दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा से अलग रखना ही समावेशन का उचित तरीका है। ये गलत है लेकिन आंसर हमारा इसी को कर रहा है, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हमें नहीं पूछा है तो इसका आंसर ये होगा। एक बालक को मध्यम श्रवण हानि है, मीडियम है ना, माइल्ड मॉडरेट जो है मध्यम श्रेणी की है, माइल्ड की है, ठीक है, तथा उसे विद्यालय एवं घर दोनों स्थानों पर ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुनने में कठिनाई आती है। एक बालक है जिसको सुनने में घर पर भी और विद्यालय में भी सुनने में समस्या आती है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोलता है, ऐसी स्थिति में निरंतर व्यक्तिगत उपयोग हेतु कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त माना जाएगा। ये पूछ रहा है हमारे हियरिंग एड के लिए, ठीक है, हियरिंग एड के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। ग्रुप हियरिंग एड नहीं, ग्रुप हियरिंग एड तो क्या है, क्लास में या हॉल में ऐसा पूरे ग्रुप के साथ दिया जाता है, ठीक है, जैसे एफएम सिस्टम है, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिस्टम जो होता है वो ग्रुप हियरिंग के लिए होता है। लेकिन ये पूछ रहा है एक बच्चा है जिसको प्रॉब्लम है तो उसको कौन सा उपकरण दोगे। क्लासरूम है तो ये ग्रुप में आ जाएगा, ये भी ग्रुप में आ गया। एफएम सिस्टम ये भी आपका किस में है, ग्रुप हियरिंग एड में है। लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल बच्चे के बारे में बात हो रही है, अकेले बच्चे के लिए, तो उसके लिए कौन सी अवेलेबिलिटी होगी, इंडिविजुअल हियरिंग एड, ठीक है, गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहाइंड द ईयर, BTE, देखो फुल फॉर्म देख लेना आप, BTE यानी बिहाइंड द ईयर, बिहाइंड मतलब कान के पीछे, एवं इन द कैनाल, ITC, इसकी फुल फॉर्म ये रही, ITC इन द कैनाल, हियरिंग एड के अंतर को सही रूप से व्यक्त करो। दोनों में क्या अंतर है, ये BTE और ITC के बारे में अंतर करने के लिए बोल रहा है। तो देखते हैं, ITC उपकरण कान के बाहर लगाया जाता है। अरे भाई, जब नाम ही इसका इन द कैनाल है, और कैनाल क्या होती है, ये कैनाल है, इसके अंदर लगेगा तो बाहर थोड़ी ना बोलेगा, तो ये बाहर क्यों लगा रहा है, ये तो गलत है। BTE यानी कि बिहाइंड द ईयर, ये कान है, इसके पीछे लगाने के लिए बात कर रहा है वो। BTE उपकरण का कान के पीछे लगाया जाता है, जबकि ITC कान की नली के भीतर फिट होता है। ये सही आंसर है। दोनों उपकरण केवल गंभीर श्रवण हानि के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, नहीं, दोनों में कोई संरचनात्मक अंतर नहीं होता, नहीं, तो ये है, ये अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग डिग्रीज के बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। BTE कान के पीछे लगता है, जबकि ITC कान के अंदर लगता है। आगे देखते हैं, एक कक्षा में शिक्षक बोलते समय कुछ विद्यार्थियों तक ध्वनि स्पष्ट रूप से नहीं पहुंचती है, टीचर की ध्वनि बच्चों तक सही से नहीं पहुंच रही है। शिक्षक की आवाज को सीधे बच्चों के हियरिंग एड तक पहुंचाने के लिए कौन सी तकनीक सर्वाधिक प्रभावी मानी जाती है, कौन सी मानी जाएगी, ग्रुप हियरिंग एड, ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है कि टीचर बोल रहा है लेकिन कुछ बच्चों को सुन नहीं रहा है, तो कुछ आ गए ना, इंडिविजुअल तो होगा नहीं। क्वेश्चन तो यहाँ तक तो मुझे ठीक लग रहा है, अगर इसके आगे कोई और नहीं हुआ तो। आगे देखते हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट तो एक बच्चे का होता है, मतलब अलग अलग बच्चों का, लेकिन ग्रुप में थोड़ी ना दे दोगे आप कॉक्लियर, ये व्यक्तिगत रूप से होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिस्टम, हाँ, इन द कैनाल हियरिंग एड, ये तो व्यक्तिगत है, ठीक है। देखो दो तरीके के जगह है, यहाँ पर ही बना देती हूँ, यहाँ बना देती हूँ। एक होते हैं इंडिविजुअल हियरिंग एड, एक होते हैं ग्रुप हियरिंग एड, ठीक है। इंडिविजुअल में सिर्फ जो व्यक्तिगत रूप से लगाए जाते हैं, जैसे ये सभी BTE हो गया, है
है ना, ITC हो गया इन द कैनाल, ITE हो गया इन द ईयर, ठीक है, और आपके कॉकलियर इम्प्लांट हो गए जो व्यक्तिगत रूप से हो रहे हैं। लेकिन यहाँ ग्रुप में दिया जा रहा है तो क्लासरूम एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, FM सिस्टम, ठीक है, FM मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिस्टम, इस तरीके से ये आपको ग्रुप और इंडिविजुअल हियरिंग एड भी आ सकते हैं क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिस्टम, यही आएगा आपका आंसर। फ्रीक्वेंसी सिस्टम टीचर की आवाज को सीधे स्टूडेंट के डिवाइस मतलब जो हियरिंग एड है उसकी बात हो रही है, तक भेजता है, जिससे क्लियरिटी बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं 50। कॉकलियर इम्प्लांट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यह एक शल्य क्रिया के माध्यम से लगाया जाता है। शल्य क्रिया मतलब सर्जिकल, यानी कि ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉकलियर इम्प्लांट यही होता है, सर्जिकल। और अच्छा सॉरी, नहीं पूछ रहा है, नहीं, अगर ये नहीं होता तो आंसर ये ठीक होता, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है। ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि मैं भी नहीं देख पाई, कर तो दिया सर्कल, ध्यान नहीं दे पाई। कॉकलियर इम्प्लांट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कॉकलियर इम्प्लांट किन का होता है? जो बच्चे बहुत अति गंभीर श्रेणी के होते हैं, ठीक है, जिनका लॉस पूर्णतः ही एक तरीके से लॉस है, 90 से 120 के बीच में डिग्री आती है डेसिबल्स, उनका होता है, ठीक है। और इनको नॉर्मल हियरिंग एड से काम नहीं चलता है, ऑपरेशन के द्वारा हियरिंग एड लगाया जाता है, ठीक है, उनको ऑपरेट किया जाता है, फिर ये सर्जिकल है क्योंकि ऑपरेशन किया जा रहा है, तो इसके तहत ये ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं। यह गंभीर से गहन श्रवण हानि वाले व्यक्तियों के लिए होता है, ठीक है, मैंने बोला प्रोफाउंड अति गंभीर होता है। यह सीधे श्रवण तंत्रिका को उत्तेजित करता है, सही है, ये सब चीजें CI के बारे में सही है, लेकिन हमें नहीं पूछा गया है। यह केवल बाहरी कान में लगाया जाता है, बाहरी कान में लगाया जाता है तो ऑपरेशन की क्या जरूरत होती बाबा, इसको तो अंदर इनर ईयर में लगाया जाता है, और जो प्रोफाउंड होते हैं उन बच्चों पे लगाया जाता है, 90 to 120 अबव होते हैं उसमें लगाया जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है आपका? डी, ठीक है, समझ में आया। 51। कुछ विद्यार्थियों के समूह को एक साथ श्रवण सहायता प्रदान करने हेतु कक्षा में एक ऐसा उपकरण लगाया जाता है जिससे ध्वनि सभी तक समान रूप से पहुंच सके। ये कक्षा की बात हो रही है, तो कौन सा हो गया? ग्रुप हो गया पहली बात तो। इंडिविजुअल नहीं, कॉकलियर ये भी इंडिविजुअल ही है, और इन द कैनाल ये भी, ये तीनों क्या है? इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल हियरिंग एड है ये, ठीक है। लेकिन आप कक्षा की बात कर रहे हो तो क्लासरूम एम्प्लीफिकेशन या ग्रुप हियरिंग एड आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 52 का है ये। पाठ के दौरान, लेसन के टाइम, शिक्षार्थियों की संलग्नता, इंगेजमेंट को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? ठीक है, बच्चों के रुचि के लिए ज़्यादा इंगेज्ड हो आपके लेसन में, तो उसको कौन सा ज़्यादा उपयुक्त माना जा रहा है, महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? शिक्षण में विविधता, सहभागिता, रुचिकर गतिविधियों का समावेश, ठीक है। केवल व्याख्यान नहीं, केवल पाठ्य पुस्तक नहीं, शिक्षार्थियों को निष्क्रिय थोड़ी ना करोगे, पैसिव मोड में थोड़ी ना डालना है उनको, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए बात कर रहे हो, तो ये होगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक कक्षा में पाता है कि छात्र पाठ के दौरान ध्यान नहीं दे रहा, पीछे वाला बच्चा ध्यान नहीं दे रहा आपकी कक्षा में, तो और उनकी रुचि कम हो रही है, ऊब रहा है बच्चा आपकी कक्षा में, आप सरकारी मास्टर बन गए, आपने देखा आपके जो बच्चा है पीछे बैठा, बैक बेंचर जिसको बोलते हैं, वो ध्यान नहीं दे रहा, या तो आप सही नहीं पढ़ा रहे होगे ऐसी स्थिति में शिक्षार्थियों की संलग्नता बढ़ाने हेतु कौन सा
उपाय सर्वाधिक उपयुक्त होगा। एज अ टीचर आप सोचो क्या करोगे आप इसके लिए, भगा दोगे दूसरी क्लास में से या फिर ध्यान ही नहीं दोगे, कुछ तो करोगे ना उसको एंगेज करने के लिए। वही बात पूछ रहा है, अधिक होमवर्क दे दोगे, ओहो हो, आप उसको पनिशमेंट के तौर पे होमवर्क दे दो बहुत सारा, ये भी ठीक है, ऊपर नजर उठा के ही नहीं देखे, उसकी स्वतंत्रता को ही भान दो, है ना, ये करोगे नहीं। कक्षा में अनुशासन के लिए कठोर दंड, ये दंड वाली चीजें तो होनी ही नहीं चाहिए। केवल निम्नलिखित कार्य पर जोर देना, मतलब केवल लिखित रिटर्न पे के लिखता जा तो चुपचाप बैठ जा, पर बैठ जा, है ना। समूह गतिविधि, प्रश्नोत्तर, इंटरैक्टिव विधियों का प्रयोग, ठीक है, ये करोगे आप। उम्मीद तो यही है। सिमरन नाम की एक छात्रा कक्षा में अपने सहपाठियों की अपेक्षा अवधारणाओं को तीव्र गति से ग्रहण कर लेती है। क्या बोल रहा है, एक सिमरन नाम की बच्ची है जो अपने सहपाठी, अपने क्लासमेट से क्या करती है, उनकी तुलना में तीव्र गति से ग्रहण कर लेती है। कोई बच्चा है आपकी कक्षा में और वो बहुत जल्दी ग्रैब कर लेता है चीजों को, और वो जल्दी ही क्या करता है, उबाऊ बन जाता है, फीलिंग उबाऊ हो जाती है उसकी, उसको बहुत ज्यादा आलस होने लग जाता है, जल्दी तो ग्रैब कर लेता है लेकिन फीलिंग क्या करती है, वो उसको उबाऊ होने लगता है, चीजें बहुत ज्यादा उबाऊ लगने लगती है अगर चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं चली। इस स्थिति में उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए उपयुक्त शिक्षण रणनीति अपनाई जानी चाहिए। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड है और आजकल प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी क्या क्वेश्चन की हो सकता है लैंग्वेज और थोड़ी सी आपको घुमाई हुई मिल जाए, लेकिन यहाँ समझ के जाओगे, क्वेश्चन समझने की आदत बन जाएगी तो बेहतर होगा। क्लास अच्छी लग रही है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, और अभी जितने भी दिन है आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट में लिख दो, मैं वाया आपको पोस्ट करके समझा सकती हूँ। तो समझ नहीं आ रहा, जैसे एक बच्चे का क्वेश्चन था DI और UDL में नहीं समझ में आया मैडम बताएं, तो उसको पोस्ट कर दिया गया है, देख लेना आप लोग, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही हूँ कि आपको चीज़ें मिल जाएं, ठीक है। और भाई देखो, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप के द्वारा भी आप डायरेक्ट पहुंच सकते हो टेलीग्राम पे, अगर वहां नहीं है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। धीमी गति से सीखने वाली, ठीक है, वो धीमी गति से होगी, जब चीज़ों को इतनी जल्दी हैंडल कर लेती है, ग्रैब कर लेती है, तो क्या धीमी गति से होगी, स्लो लर्नर नहीं है। औसत शिक्षार्थी तो सबके साथ ही होती ना, वो तो सबसे ज्यादा भागती है, नहीं है। प्रतिभाशाली उच्च क्षमता वाली गिफ्टेड लर्नर है वो, समृद्धि, इनरिचमेंट एवं विस्तारित गतिविधियां प्रदान करना है। हाँ, ये ठीक है इसका आंसर। अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी जैसा कोई इसमें सीन नहीं है, बच्चा क्या है आपका प्रतिभाशाली है। 55 क्वेश्चन, उच्च क्षमता वाले शिक्षार्थियों के प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, उच्च क्षमता वाले गिफ्टेड लर्नर से, जो सृजनात्मक होते प्रतिभाशाली बच्चे हैं, वो बोल रहे हैं कि गिफ्टेड जो लर्नर्स होते हैं उसके लिए समान गति से पूरे वर्ग के साथ ही सीमित रखना उपयुक्त मानी जाती, नहीं समान वर्ग में नहीं होगा। केवल पुनरावृत्ति और अभ्यास कार्य वो तो उबाऊ कर देगा उसको। पाठ्य पुस्तक को सरल बनाकर प्रस्तुत करना, सरल बनाकर प्रस्तुत करना, उनको तो डिफिकल्ट चीजें दो ताकि वो चीजों को करने में इंगेज्ड हो और रुचि बनी रहे और एक्टिवली पार्टिसिपेशन उनका रहे। समृद्धि यानी कि इनरिचमेंट, विस्तार व उच्च स्तरीय चिंतन आधारित गतिविधियां प्रदान करना, ऐसी डिफिकल्ट और अच्छी तरीके की चीजें देना उसको, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट हो, गतिविधियां प्रदान करना, ठीक है। 56, एक बालक को सुनने में कठिनाई हो रही है, उसकी श्रवण क्षमता की जांच हेतु उसे किस विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा। किसके पास भेजा जाएगा, उसको जांच करवानी है कान की, क्योंकि सुनने की है, तो किसके पास भेजेंगे आप,
ऑडियोलॉजिस्ट के पास, नेत्र के लिए ऑप्थोमोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट, किसके पास? ऑडियो का है तो ऑडियो के पास भेजेंगे आप। श्रवण क्षमता की जांच और हियरिंग असेसमेंट करता है कौन? ऑडियोलॉजिस्ट, ठीक है। दृष्टिबाधित के संदर्भ में आंखों की चिकित्सकीय जांच एवं उपचार के लिए उपयुक्त विशेषज्ञ कौन होता है? ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए विशेष तौर पे डाले हैं ताकि आपको स्पेशलिस्ट का नाम पता चले। टूल तो आपने पता कर लिया, जैसे असेसमेंट टूल आपके सिलेबस में है, उनको यूज करने वाले का नाम भी तो पता होना चाहिए आपको। उनके स्पेशलिस्ट का नाम पता होगा ना कि आप किसके पास रेफर कर रहे हो, कौन उसकी जांच करने वाला है, क्या कहते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। एटलीस्ट आपकी कैटेगरी के जांचकर्ता का नाम तो पता होना चाहिए आपको। ऑर्थोपीडियशियन, स्पीच थेरेपिस्ट वो होता है जो स्पीच देता है बालक को, ठीक है। ऑडियोलॉजिस्ट आपको पता ही चल गया, कान की जांच करता है। नेत्र रोग विशेषज्ञ पूछा किसके बारे में है उसने? दृष्टि के बारे में, हाँ। तो किसके लिए होगा? ऑर्थो का नहीं होगा, वो होगा आपका नेत्र रोग विशेषज्ञ, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। 58, एक बालक की बौद्धिक क्षमता IQ एवं अनुकूली व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए किस विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है? ENT स्पेशलिस्ट की। बौद्धिक की बात हो रही है और इसका फुल फॉर्म क्या है? ईयर, नोज एंड थ्रोट, गला जिसको बोलते हैं, ठीक है, गला जिसको बोलते हैं, कान नाक गला विशेषज्ञ। इसके पास थोड़ी ना भेजोगे आप, जब प्रॉब्लम उसकी बुद्धि में है, IQ में है, तो आप कान नाक गला कहीं से रिलेट नहीं कर रहा है। नेत्र विशेषज्ञ, नेत्र के पास नहीं भेजोगे क्योंकि उसका ID से प्रॉब्लम है। मनोवैज्ञानिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अच्छा ठीक है। ऑडियोलॉजिस्ट नहीं है तो आपका, क्योंकि बुद्धि से है तो क्या होगा? साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर। 59, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषज्ञ प्रत्यक्ष रूप से उपयुक्त नहीं माना जाता? नहीं माना जाता पे फोकस करना। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किसके बारे में है? ऑटिज्म के बारे में है। साइकोलॉजिस्ट के बारे में पूछ दिया इसने, आगे देखते हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ, स्पीच थेरेपिस्ट या विशेष शिक्षक, क्योंकि ये बोल रहा है नहीं बोल रहा है और ऑटिज्म का बच्चा है तो इसके पास भी भेजेंगे हम, ठीक है। नहीं पे ध्यान देना, भेजने तो ये लोग आएंगे इसके असेसमेंट में, लेकिन नहीं बोला है, इसके पास भेजेंगे। ऑटिज्म का बच्चा है, इसमें ये भी जो है आपका स्पीच थेरेपिस्ट भी कारगर होगा, लाभदायक होगा, विशेष शिक्षक भी कारगर होगा, किंतु कार्डियोलॉजिस्ट का कोई सीन नहीं आता। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोगों से संबंधित होते हैं, ऑटिज्म मूल्यांकन में प्रत्यक्ष भूमिका इसकी कोई नहीं होती, कार्डियोलॉजिस्ट का कोई रोल नहीं होता है। 60 नंबर क्वेश्चन, एक बालक को पढ़ने लिखने में विशिष्ट कठिनाई है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, LD का बालक है, उसके शैक्षिक मूल्यांकन एवं हस्तक्षेप के लिए किस विशेषज्ञ की भूमिका महत्वपूर्ण होगी? LD के बच्चे के लिए विशेषज्ञ बोला है, विशेष शिक्षक, ऑर्थोपेडिशियन, ENT स्पेशलिस्ट या नेत्र विशेषज्ञ। नेत्र विशेषज्ञ का तो नेत्र वाला देखेगा, ENT का कान वाला देखेगा, कान का जो कौन देखा? ENT देखेगा। ऑर्थोपेडिशियन आपका ऑर्थो से देखेगा, तो इसका आंसर होगा आपका विशेष शिक्षक, क्योंकि लर्निंग से संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है, तो पढ़ना कौन देखेंगे? वो सब नहीं देखेंगे, आपके टीचर देखेंगे, विशेष शिक्षक, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी है। बहुदिव्यांगता, मल्टीपल डिसेबिलिटीज के मामलों में समग्र मूल्यांकन हेतु किस प्रकार की टीम सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? केवल एक विशेषज्ञ, क्योंकि मल्टीपल है, इसमें तो क्वेश्चन देखो ध्यान से, ऐसे ही हो जाएगा। मल्टीपल है तो एक से तो काम ही नहीं चलेगा, और पता है मल्टीपल डिसेबिलिटी में कितनी सारी समस्याएं होती है, तो वो सभी चीजें देखेंगे। केवल और केवल नहीं होगा तो इसका डी होगा। कान नाक गले से संबंधित
कान नाक गले से संबंधित समस्याओं की जांच एवं उपचार करने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है बताओ? कान नाक गले मतलब ईएनटी के जो डॉक्टर है उसको क्या नाम से बोलते हैं? पीडियाट्रिशियन तो नहीं होगा, क्योंकि ये बाल रोग विशेषज्ञ है। छोटे बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो किसके पास लेके जाते हैं? पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाते हैं, ठीक है ना। न्यूरोलॉजिस्ट नहीं, ईएनटी स्पेशलिस्ट को बोलते हैं ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट, ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट नहीं आएगा। आगे है 63, एक छोटे बालक के समग्र स्वास्थ्य विकास प्रारंभिक चिकित्सा जांच के लिए किस विशेषज्ञ के पास सबसे पहले जाना उपयुक्त होता है? ठीक है, छोटे बालक के समग्र स्वास्थ्य विकास के लिए किसके पास जाना उपयुक्त होगा? न्यूरोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि बोल रहा है छोटा बालक है तो पता चल गया होगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, पीडियाट्रिशियन। विभेदक निदान डिफरेंशिएट डायग्नोसिस DI, अभी समझाया था DI के बारे में क्या है। DI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? समान लक्षणों वाले विभिन्न विकारों के बीच अंतर स्थापित करना, ठीक है, करने की प्रक्रिया केवल बिना, ऐसा कुछ नहीं है। समान लक्षणों वाले विभिन्न विकारों के बीच अंतर स्थापित करना, ठीक है। आगे है, एक बालक में ध्यान की कमी, सामाजिक संप्रेषण में कठिनाई एवं व्यवहारिक समस्याएं देखी गई है। यह स्पष्ट नहीं है, ठीक है, यह स्पष्ट नहीं है कि यह ADHD या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ऐसी स्थिति में उचित निर्णय के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो। एक बालक में ध्यान की कमी है, सामाजिक संप्रेषण में कठिनाई है, ध्यान फोकस नहीं कर पाता और कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, लोगों से सामाजिक नहीं हो पा रहा है, बात नहीं कर रहा है, व्यवहारिक समस्या भी देखी जाती है, ठीक है। ये सब चीजें समस्या देखने को मिल गई। यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि यह ADHD का बच्चा है, क्योंकि सेम है, सेम ही क्या है इसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और DI के बारे में आपने पढ़ा है कि समान लक्षण वाले विभिन्न विकारों के बीच अंतर स्थापित की प्रक्रिया है। कौन? DI। तो ये समान लक्षण हो गए ADHD में भी और ऑटिज्म में, ये दोनों ही लक्षण दोनों में देखने को मिलते हैं, तीनों। सामाजिक होना, कम्युनिकेशन करना, व्यवहारिक होना ना होना, ये किस में आते हैं? दोनों में आते हैं। अब वो कह रहे कौन सा है ये पता नहीं चल रहा, तो अब नहीं पता चल रहा तो क्या करेंगे? कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तुरंत उपचार शुरू कर देना? नहीं। केवल अभिभावक की राय पर निर्भर करना? नहीं। बालक को सामान्य मान लेना? सामान्य क्यों मानोगे? में है विभेदक निदान के माध्यम से विभिन्न संभावनाओं का विश्लेषण करना। अब समझ में आ गया DI का मतलब, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 66, विभेदक निदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? ठीक है, यह सटीक निदान तक पहुंचने में सहायता करता है, नहीं बोल रहा है, तो ध्यान देंगे। यह केवल एक ही लक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकालता है? नहीं, ये एक ही आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालता, आंसर यही होगा। दिव्यांगता विशिष्ट हस्तक्षेप डिसेबिलिटी स्पेसिफिक इंटरवेंशन के संदर्भ में, ये आपके सिलेबस में क्वेश्चन है दिया हुआ है, इसको देखो। डिसेबिलिटी स्पेसिफिक इंटरवेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रत्येक दिव्यांगता की प्रकृति के अनुसार विशेष रणनीतियों को नियोजन व क्रियान्वयन करना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि करना? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही डिसेबिलिटी स्पेसिफिक इंटरवेंशन, ये हर डिसेबिलिटी के हिसाब से स्पेसिफिक, जैसे कि आपका स्पेशलाइजेशन है तो आप HI और VI और ID इन कैटेगरीज में बांट दिया है, तो उसी हिसाब से इंटरवेंशन दे रहा। आपका भी सिलेबस अलग अलग है ना, फिर उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो अलग होगा, HI का अलग होगा, टाइप्स है वो अलग होंगे HI के VI के, तो सब चीज़ें क्या है अलग कर दी। उसी प्रकार से ये बोल रहा है कि इंटरवेंशन देना तो अलग अलग ही इंटरवेंशन देंगे।
प्रत्येक दिव्यांगता की प्रकृति के अनुसार विशेष रणनीतियों का नियोजन एवं क्रियान्वयन। ठीक है, ओके। हस्तक्षेप वाला नहीं आएगा, आंसर यही आएगा, ये नहीं, केवल नहीं, सभी बच्चों का नहीं होगा। 68, एक शिक्षक श्रवण बाधित बालक के लिए विजुअल क्यूज, श्रवण बाधित बच्चा है तो विजुअल क्यूज दे रहा है, साइन लैंग्वेज दे रहा है, गुड, लिप रीडिंग दे रहा है, ठीक है। जबकि दृष्टि बाधित विजुअल इंपेयरमेंट बालक के लिए ब्रेल, टैक्टाइल अपनाता है। यह किस प्रकार के हस्तक्षेप का उदाहरण है? अलग अलग है, अलग अलग ही दे रहे हैं उनको डिवाइसेस और सुविधाएं, तो क्या होगा, ये अलग स्पेसिफिक इंटरवेंशन होगा, डिसेबिलिटी स्पेसिफिक इंटरवेंशन होगा। ठीक है, डिसेबिलिटी स्पेसिफिक इंटरवेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, नहीं है पे ध्यान देना, क्योंकि मैंने ही ध्यान नहीं दिया, रखता है। यह विशेष शिक्षण रणनीतियों के चयन में सहायक होता है। हाँ, विशेष रणनीतियों के चयन में सहायक होता है। यह सभी प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए एक, यहाँ इसने गलती कर दी, एक ही पद्धति को अपनाता है, ये होगा। यह समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने में संभव सहायक है। हाँ, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दिस ऑप्शन विल बी जस्टिफाइड ऑन दिस ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, एक बालक को लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसके लिए शिक्षक मल्टी सेंसरी अप्रोच, रिमीडियल टीचिंग एवं इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस का यूज करता है। यह किस प्रकार के हस्तक्षेप को दर्शाएगा? बता दो। जनरल इंस्ट्रक्शन होगा, मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज कर रहे हैं लर्निंग में, डिसेबिलिटी स्पेसिफिक इंटरवेंशन, केवल प्रारंभिक, तो हमारा होगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं आपके, और ये सीरीज आपको बहुत लाभदायक देगी, हेल्पफुल होगी, और इसी के साथ ये कक्षा यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें, और अपनी पेपर की तरफ अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे तैयारी। ठीक है, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।